नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ध्रुवता के अंत के बारे में। किस तरीके से एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं कि दो बाइपोलर वर्ल्ड यानी यूएसए और यूएसएसआर का अंत हुआ, तो आज के चैप्टर में यानी इसके भाग 2 में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि क्रोनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से जो पूरा टाइम फ्रेम रहा ये पूरी इवेंट्स का, किस तरीके से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। उसी के बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी घटनाएं जो पूरे ग्लोब में हुई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के वक्त। उसी के साथ साथ बहुत ही मुख्य, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस पूरे टाइम के दौरान किस तरीके के रिलेशंस रहे इंडिया के, पहले तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ 15 रिपब्लिक्स के साथ, और उसी के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो किस तरीके से रिलेशंस रहे भारत और रशिया के बीच में। और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि करंट टाइम में, कंटेम्पररी टाइम में किस तरीके के रिलेशंस दोनों देश बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें किस तरीके से जो यूएसएसआर का जो पूरी क्रोनोलॉजी रही है सिचुएशंस की, इवेंट्स की, तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे और बोरिस येलेस्टीन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख उस समय बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला जो कहते हैं वो मार्च 1985 से शुरू हुई। वहीं 1988 यानी कि 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ और इसी के साथ साथ एस्टोनिया और लताविया में भी फैला। वहीं अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की वॉर्सो समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिपत्य समाप्त हुआ। उसी के साथ साथ जून 1990 में रूसी संसद में सोवियत संघ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करी। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। उसी के साथ साथ 1991 में यानी जून 1991 में येलेस्टीन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया जाना और उसके साथ रूस के राष्ट्रपति बने। उसी के साथ साथ अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधनियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल पलटाव किया और सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर एटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल थे। उसी के साथ साथ बात की जाए दिसंबर 1991 की, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। उसी के साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट उस समय रूस को मिली, क्योंकि रूस जो था पावरफुल नेशन रहा था और सभी सोवियत संघ में जो 15 रिपब्लिक्स का समूह था उसमें सोवियत संघ सबसे आगे रहा। उसी के साथ साथ 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हुआ। तो बात करी जाए कि जिस तरीके से सोवियत संघ का अंत हुआ और किस तरीके से ये पूरी कर्म घटनाएं हुई, तो संघर्ष और तनाव विश्व में बना रहा और पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं और अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसी के साथ साथ अगर इन देशों की बात करी जाए तो भारी ताकतों की भी काफी दखलंदाजी इन देशों में बढ़ गई। इसी स्थिति और भी जटिल हो गई। रूस के दो गणराज्य चेंचा और दागिस्तान में हिंसक अलगवादी आंदोलन चले यानी सेसेशनिस्ट मूवमेंट। मॉस्को ने चेचन विद्रोही ने से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य
बमबारी की, उसमें मानवाधिकार क्या व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। उसी के साथ साथ अगर मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया की बात करी जाए तो तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इससे पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगरोनो कारखाबा है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनिया अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ देखा गया कि यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे और कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़ गए, यानी वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गए। इन्हीं सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल रहा और आम नागरिक का जीवन दुर्भर रहा। मध्य एशिया की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और इसी के कारण जो बना रहा था इसे एक महाशक्ति। तो अगर बात की जाए कि इसी से इन गणराज्य को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा भी बन चुके थे। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नजदीक है। इसीलिए 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ले ली। तो एक तरीके से मिलिट्री डेटा जो मिलिट्री बेस था उसे बनाने में वो सफल रहा। रूस इन राज्यों को अपनी निकट विदेशी मानता था, यानी जो हमारा एग्जैक्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर है, और उसका ये भी मानना रहा कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में काफी हद तक रहना चाहिए। तो खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित में भी इस क्षेत्र में काफी हद तक जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना उस समय शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश उस समय बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल जो काफी जो देश थे जैसे बोस्निया, हर्जवेनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का एक तरीके से इस समय रूप ले लिया। राष्ट्रकुल की बात की जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र में सोवियत गणराज्य के सदस्य देशों ने अपना एक संगठन बनाया जिसे राष्ट्र के नाम से जाना गया और राष्ट्रकुल का मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही था, अपने देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास करना तथा रूस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना। वहीं पे अगर बात की जाए भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में, जब भी हम किसी दो राज्यों के बारे में, रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री वाइज, डिफेंस वाइज जो उनके रिलेशन रहे उसके बारे में बात करते हैं। तो किस तरीके के रिलेशंस रहे, किस तरीके के संबंध दोनों में रहे, तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध काफी गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा रहा, लेकिन इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक उसमें बात करें यानी इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद विश्व में किसी से पाना काफी मुश्किल था, और साथ ही में भारत में जब विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब आर्थिक मंदी का दौर था तब भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा रहा। वहीं अगर पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें, राजनीतिक टर्म्स में बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को हमेशा समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाड़े बिना दिनों खासकर
सन 1971 में पाकिस्तान में युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से हमेशा समर्थन किया। सैन्य रूप से मिलिट्री वाइज देखा जाए तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। और आज भी अगर हम देखें, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी ये रिलेशन देखें तो दोनों देशों के बीच काफी बरकरार रहे हैं। और दोनों देश आज भी अगर डिफेंस की बात की जाए तो इंडिया का जो मेजर डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया के थ्रू ही होता है। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सके। वहीं पे अगर कल्चरल यानी संस्कृति के बारे में बात करी जाए तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। तो देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद कई सारी चीजें देखने को मिली। तो ग्लोबल वर्ल्ड पे अगर देखा जाए बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे डिफरेंसेस आए। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो यूएसएसआर की मुख्य पावर बन के निकली रशिया और एक तरफ खड़ा था इंडिया। तो इंडिया की जो पॉलिसी रही थी वो थी नैम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से रशिया और भारत की जो यहाँ पे सोच रही है, अंतरराष्ट्रीय फलक पर वह चाहता था कि कई शक्तियां मौजूद हो, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं कि बहुत एक पावर ना रह के काफी सारी पावर वहां पे मौजूद हो, जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो एक सामूहिक जिम्मेदारी हो, ना कि किसी केवल एक देश की। उसी के साथ साथ क्षेत्रीय आताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस में डायलॉग और डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी दो देश के बीच में किसी भी तरह का मतभेद होता है, किसी भी तरीके के संकट आन पड़ते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ही हेल्प कर सकते हैं उस डिस्प्यूट को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। अंतरराष्ट्रीयों का समाधान जब बातचीत से के द्वारा किया जाता है तो वहां पे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, और इसीलिए रूस और भारत की सोच हमेशा इस चीज पर बरकरार रही। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, और साथ ही साथ दोनों देशों ने माना कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसला किया जाए तथा इन संस्थानों को मजबूत लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक प्रमुख रोल हमेशा से देखा गया है। इसी तरीके से अगर बात करी जाए कि भारत और जो सोवियत संघ रहा, उसके बाद रशिया रहा, उनके रिलेशंस रहे, पूरे संबंध रहे, वो काफी हद तक मजबूत रहे। आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में भी देखा जाए तो जिस तरीके से रशिया रहा है, रशिया ब्रिक्स का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। उसी के साथ साथ जो डिप्लोमेसी है, 2+2 डायलॉग जो है दोनों के बीच में होते रहते हैं, काफी गहरे हैं। लेकिन फिलहाल के चलते अगर बात की जाए कि जिस तरीके से रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है, क्योंकि यहाँ पे चाइना और अमेरिका एक मेजर प्लेयर्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि इन दोनों के रिलेशंस को किसी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरीके से रशिया और चाइना की बात की जाए तो उन दोनों के बीच में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, और वहीं अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो ये रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं। उसी के साथ साथ अमेरिका ने बतौर तौर पे जो इंडिया और रशिया की नजदीकी रही है उन पे कई बार सैंक्शंस डालने की भी कोशिश करी है। जब इंडिया अपने लिए जो मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट करना चाहता था, उस समय भी जो अमेरिका का हस्तक्षेप काफी रहा, लेकिन इंडिया ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया, अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया, और उसी के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट किया। तो अगर बात करी जाए कि किस तरीके के रिलेशन अभी रहे हैं, तो अभी भी काफी अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं, लेकिन जो इंटरफेरेंस है वो चाइना और अमेरिका की यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम एंड करते हैं हमारे चैप्टर को यहीं पे। धन्यवाद।